एवरीवन, कैसे हो? तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स का एक नया लेक्चर नंबर 12 और इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोटीन्स को। तो पिछले कुछ दिनों से हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। मे भी 70 to 80% सिलेबस बायोमोलिक्यूल्स का हम कवर अप कर चुके हैं। अब 20 to 25% के आसपास सिलेबस बचा हुआ है। कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, अब प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है। नहीं, प्रोटीन्स में यूट्रस आयन आता है, यूट्रस आयन पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ना है, डीएनए आरएनए, ये सब चीज। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें बची हुई हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोटीन्स को। प्रोटीन्स का हम इस वीडियो में केवल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इसके, क्योंकि इसके आगे क्लास में जो है हम ज्विटर आयन पढ़ने वाले हैं और ज्विटर आयन पढ़ने के लिए आपको प्रोटीन्स का इंट्रोडक्शन आना मस्ट है। इसके चलते हम प्रोटीन्स का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो सभी लोग हेडिंग डालिए प्रोटीन्स। प्रोटीन्स होता क्या है? प्रोटीन्स वही प्रोटीन्स जो कि हम लोग लेते हैं एनर्जी के लिए, वही प्रोटीन्स जो कि हम लोग एनर्जी के लिए लेते हैं, जो घर में यूज करते हैं। जो वेज खाना खाते होंगे और कोई नॉनवेज खाना खाता है, तो जो नॉनवेज खाना खाता है उसको तो चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि उसको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन्स मिल जाता है। ऐसा कहा गया है कि अगर 200 अगर आप नॉनवेज खाते हैं, मटन चिकन वही, तो आपके शरीर में जितना प्रोटीन्स की आवश्यकता है उतना पूर्ण हो जाता है। लेकिन अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, जैसे कि मैं भी नॉनवेज नहीं खाता, तो जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनको कहाँ से प्रोटीन्स मिलता होगा? तो उनको प्रोटीन्स भी मिलता है, उनको भी प्रोटीन्स लेना पड़ता है। कहाँ से? दाल हो गया, जो दाल पल्सेस जो कि आप घर में यूज करते होंगे, चावल के साथ दाल, वही दाल में प्रोटीन्स होता है। या आपके जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, क्या चीज? ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि पिस्ता बादाम हो गया, अखरोट हो गया। अखरोट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स का सोर्स है। अखरोट, जिसको अखरोट आप लोग खाते होंगे, तो जितना भी ड्राई फ्रूट्स हो गया वो एक मेन सोर्सेस है किसका? प्रोटीन्स का। ठीक है। तो कैसे प्रोटीन्स यूज करते हैं हम लोग घर में, ये भी आपको मालूम होगा। जो नॉनवेज होगा उसको तो पर्याप्त मात्रा में मिल जाता होगा, लेकिन जो वेज है उसका हम बात कर रहे हैं कि कैसे प्रोटीन्स लेंगे, हमारे शरीर में फुलफिल कैसे होगा प्रोटीन्स का। और प्रोटीन्स जो है हमारे शरीर में क्या करता है? प्रोटीन्स जो है हमारे शरीर में क्या करता है? आपका टीथ हो गया, नेल्स नाखून हो गया, ये सब जितने भी चीज होते हैं, या बोन्स हड्डी, ये सब सभी चीज को मजबूत करना, ठीक है, किसका काम होता है? प्रोटीन्स का। सभी चीज को मेंटेन करके रखना प्रोटीन्स का काम होता है। अगर आपके शरीर में आपके टीथ, आपके नेल्स, आपके बोन्स, ये सभी चीज में अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स है, तो मीन्स आपके शरीर में प्रोटीन्स का कमी है। ठीक है, आपके शरीर में प्रोटीन्स का लेकनेस है। तो कैसे प्रोटीन्स लेते हैं, कौन कौन सा चीज अगर हम खाएंगे तो प्रोटीन्स बढ़ेगा, ये सब चीज हम बता दिए। ऑल ड्राई फ्रूट्स आर द मेन सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स, मतलब कि ड्राई फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लेना है। अब स्टार्ट करते हैं प्रोटीन्स। ये जो वर्ड प्रोटीन्स है, ये एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना। ग्रीक वर्ड प्रोटियोस, एक ग्रीक वर्ड है प्रोटियोस। यही प्रोटियोस वर्ड से मिलके बना प्रोटीन्स। और ये प्रोटियोस का मतलब होता है समथिंग्स ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, समथिंग ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। फिर से सुनिए, ये जो प्रोटीन्स होता है, ये प्रोटियोस एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना। और ये प्रोटियोस वर्ड जो है, इसका मतलब क्या होता है कि समथिंग ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। ठीक है, कुछ प्राइम इंपॉर्टेंस इसका मतलब होता है। कुछ इंपॉर्टेंस मतलब कि आप डायरेक्टली कह सकते हो कि प्रोटीन्स का मतलब कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग लाइफ। सस्टेनिंग लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये सभी लोग जानते हैं। प्रोटीन्स अच्छा बनता किस चीज से है? प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। ये जो है अल्फा एमिनो एसिड से बनता है। क्या? प्रोटीन्स जितना भी प्रोटीन्स होता है वह अल्फा एमिनो एसिड से बनता है। अब बात करते हैं कि क्या बीटा एमिनो एसिड्स और गामा एमिनो एसिड्स नहीं होता है, उससे क्यों नहीं बनता? तो पॉलीमर्स ऑफ बीटा एंड गामा एमिनो एसिड्स आल्सो एग्जिस्ट। देखिए, बीटा और गामा एमिनो एसिड्स का पॉलीमर्स आल्सो एग्जिस्ट होता है, लेकिन प्रोटीन्स जो होता है वो कहां से कंटेन्स करता है? अल्फा एमिनो एसिड्स के पॉलीमर्स से। मतलब कि एग्जिस्ट तो करता है बीटा और गामा का पॉलीमर्स, लेकिन उसमें प्रोटीन्स नहीं बनता। किसमें बनता है? अल्फा एमिनो एसिड्स के पॉलीमर्स में। तो वही बात लिखा हुआ है कि प्रोटीन्स आर
पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। प्रोटीन्स कहाँ पे बनता है? अल्फा एमिनो एसिड्स के पॉलीमर्स में। अच्छा, अल्फा एमिनो एसिड्स, यही तो आपका चैप्टर का सबसे बड़ा वर्ड है, अल्फा एमिनो एसिड्स। इसी के बारे में पढ़ेंगे कि अल्फा एमिनो एसिड्स होता क्या है। तो अल्फा एमिनो एसिड्स की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर CH, यहाँ पर COOH, नीचे NH2 और यहाँ पे R। अब इस स्ट्रक्चर को समझिए कि इसको अल्फा एमिनो एसिड्स क्यों कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर COOH जो है ये होता है आपका प्राइम फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर जो COOH है ये प्राइम फंक्शनल ग्रुप होता है, और इसके जो बगल का कार्बन होता है इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। इस बगल के कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। नीचे में जाए तो यहाँ पर एक एमाइन ग्रुप लगा हुआ है, नीचे में जाए तो एक एमाइन ग्रुप लगा हुआ है, और ये जो R होता है ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, जैसे हाइड्रोजन हो सकता है या कार्बन चैन हो सकता है एक्सेट्रा। मतलब कि एक रेसिड्यू ग्रुप होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन हो सकता है, कार्बन चैन हो सकता है या और भी कुछ हो सकता है। तो अल्फा भी है, एमाइन भी है और एक COOH ग्रुप भी है, इसी के चलते इसको बोलते हैं अल्फा एमिनो एसिड। समझ में आ गया बात? इसी के चलते इसको बोलते हैं अल्फा एमिनो एसिड। और ये जो कार्बन है वो sp3 होता है, ये जो कार्बन है वो sp3 होता है, अल्फा कार्बन। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन जो है वह चारों अपना बॉन्ड जो है वो अलग अलग ग्रुप से अटैच है या कंप्लीट है, उसका वैलेंसी अपने अलग अलग चारों अलग अलग ग्रुप से फुलफिल है। इसी के चलते ये जो कार्बन है वो कायरल कार्बन होता है और ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं आगे, जो नेचुरल एमिनो एसिड्स जो हम लोग यूज करते हैं, क्या चीज? जो नेचुरल एमिनो एसिड्स हम लोग यूज करते हैं वह L एमिनो एसिड्स यूज करते हैं। क्या चीज? L एमिनो एसिड्स। अब बात करते हैं कि L क्या है। तो L कुछ है नहीं, L एक बस नेमिंग है। जैसे कि हम D और L देखे थे पीछे, कार्बोहाइड्रेट्स जब पढ़ रहे थे ग्लूकोज का फॉर्म में, तो D और L क्या था? एक नेमिंग था। जस्ट उसी प्रकार से यहाँ पर L एक नेमिंग है। तो जो नेचुरल हम लोग एमिनो एसिड्स यूज करते हैं वो L एमिनो एसिड यूज करते हैं। कैसा एमिनो एसिड यूज करते हैं? L एमिनो एसिड्स यूज करते हैं। तो हम बोले कि देखिए, एक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है अल्फा एमिनो एसिड्स का। किस चीज का? अल्फा एमिनो एसिड का, अल्फा एमिनो एसिड्स का स्ट्रक्चर है। ये दोनों जो है हाइड्रोजन और COOH ये प्लेन के बाहर होता है, सॉरी अंदर होता है, प्लेन के अंदर होता है, और ये R रेसिड्यू ग्रुप और ये एमाइन ग्रुप ये प्लेन के बाहर होता है। ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता है। और ये जो है वह sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो कि यहाँ पर भी हम बताएं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए कार्बन जो है वह चारों अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई है, फुलफिल है। कार्बन का वैलेंसी, कार्बन का बॉन्ड जो है वह चारों अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई है, फुलफिल है। ठीक है? इसी के कारण ये sp3 होता है। अब ये R जो है ये तीनों तो सेम रहेगा, ये तीनों ग्रुप तो सेम रहेगा, लेकिन हम बात करते हैं R की, तो R में हम बोले कि ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, कार्बन चैन भी हो सकता है, एक्सेट्रा, और भी कुछ हो सकता है, क्योंकि ये रेसिड्यू ग्रुप है। तो यही R को जो है क्या क्या हम रख सकते हैं। जैसे जैसे R को हम बदलते जाएंगे वैसे वैसे नया एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन होते जाएगा। तो क्या क्या R में हम लिख सकते हैं? टोटल में भी 20 एमिनो एसिड्स होता है, मतलब कि यहाँ पर 20 ग्रुप हम ऐड कर सकते हैं। अब कौन कौन सा ग्रुप है वो चीज देखते हैं। ऐसे हमें पढ़ना सभी नहीं है, पढ़ना कुछ कुछ इंपॉर्टेंस है। नीचे तक दिखाई तो पड़ रहा है ना? दिखाई तो क्लियर पड़ रहा है? हाँ, तो हम बोले कि R जो है वो रेसिड्यू ग्रुप है, और यहाँ पर लगभग हम 20 ग्रुप ऐड कर सकते हैं, 20 अल्फा एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो बात करते हैं अलग अलग ग्रुप को रख के, कि जब अलग अलग R की जगह पे ग्रुप रखेंगे तो उस एमिनो एसिड्स का नाम क्या होगा। ठीक है? और जो एमिनो एसिड्स का नाम होगा उसका सिंबल क्या होगा, उसका कोड क्या होगा, किस वर्ड से डिनोट करेंगे, वो चीज देखते हैं। तो अगर हम R की जगह
इसका नेम होगा ग्लाइसिन। और ये जो ग्लाइसिन है ये भी एक क्या है, एमिनो एसिड ही है। क्या है, एमिनो एसिड। और इसको डिनोट करते हैं GLY से, इसको डिनोट करते हैं GLY से, और इसका कोड होता है G। उसी प्रकार से बात करें तो CH3 की, तो इसका नाम होता है एलानिन। क्या होता है, एलानिन। इसको ALA से सिंबल दिखाते हैं और इसका कोड होता है A। उसी प्रकार से बात करें CH3 का होल्ड ट्वाइस CH की, तो इसको बोलते हैं वेलिन। इसको VAL से डिनोट करते हैं और इसका कोड होता है V। उसी तरीका से बात करें तो इसको बोलते हैं ल्यूसिन। LEU से सिंबल दिखाते हैं और इसका कोड होता है L। बात करें तो PHCH2 की, इसको बोलते हैं फिनाइल एलानिन। क्या चीज, फिनाइल एलानिन। और इसको दिखाते हैं सिंबल PHE से और इसका कोड होता है F। बात करें इस की, तो इसको दिखाते हैं आइसोल्यूसिन और इसका सिंबल होता है ILE, स्मॉल i स्मॉल l और स्मॉल e। इसको दिखाते हैं कोड इसका होता है L से। उसी प्रकार से लाइसिन, इसको लाइसिन दिखाते हैं अगर ये ग्रुप लगा हो तो इसका सिंबल LYS और कोड होता है K। बात करें आगे तो इस ग्रुप को दिखाते हैं, इसको बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड। क्या चीज, ग्लूटामिक एसिड। GLU से दिखाते हैं और इसका कोड होता है E। बात करें अगला ग्रुप की, HCH2 की, तो इसको दिखाते हैं किस्टीन। क्या चीज, सिस्टीन। और इसको दिखाते हैं GYS से, इसका सिंबल होता है C, इसका कोड होता है। अब बात करें कि इतना एमिनो एसिड्स हम यहाँ पे दिखाए हैं, और भी एमिनो एसिड्स होता है, जैसे कि एक और होता है जो कि आप बटर में यूज करते हो, बटर में, घी में, उसका भी एक एमिनो एसिड्स होता है। अभी जगह नहीं, इसकी वजह नहीं दिखा पा रहे हैं, तो बहुत सारा एमिनो एसिड्स हम दिखाते हैं। लेकिन बात यह है कि आपका सिलेबस में जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट में यही सब है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये तीन जो है, ग्लाइसिन, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, ये तीन जो है वह आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। इस तीनों को आपको ज़्यादा याद रखना है। बाकी सब याद ना भी रहे, लेकिन ये तीन अगर याद है तो आपको दिक्कत इस क्लास में नहीं होगा। तो ये तीन आपको याद करना है। अब बात करते हैं कि इसका अलग अलग फॉर्म कैसे दिखाते हैं, और उससे पहले DL नोमेनक्लेचर, L एमिनो एसिड्स और D एमिनो एसिड्स कैसे पहचानेंगे वो चीज देखते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे कंटिन्यू करते हैं DL नेमिंग की। DL नेमिंग कैसे लिखेंगे, 1 2 3। हाँ, तो अब देखते हैं नेमिंग ऑफ एमिनो एसिड्स। क्या चीज, नेमिंग ऑफ एमिनो एसिड्स। नेमिंग की बात करें तो ये देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स के केस में क्या करते थे, कौन सा नेमिंग, कौन सा नेमिंग, देखो कौन सा नेमिंग, DL नेमिंग। कौन सा नेमिंग, DL नेमिंग। D और L नेमिंग की हम बात कर रहे हैं। नेमिंग की बात करें एमिनो एसिड्स में, तो जब कार्बोहाइड्रेट्स था तो कैसे नेमिंग करते थे कि भाई ये D है और ये L है। तो अगर OH ग्रुप राइट साइड में होता था तो उसको बोलते थे D, और अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड में होता था तो उसको बोलते थे L। वही काम यहाँ पर भी करेंगे, लेकिन ग्रुप का चेंजिंग हो जाएगा। वहाँ पर OH था और यहाँ पर NH2 हो जाएगा। वहाँ पर OH था और यहाँ पर NH2 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर NH2OH अगर राइट साइड में है अल्फा एमिनो एसिड्स के केस में, तो उसको बोलेंगे D एमिनो एसिड्स। और अगर NH2 लेफ्ट साइड में रहेगा उसको बोलेंगे L एमिनो एसिड्स। और जो मोस्ट नेचुरल एमिनो एसिड्स जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है L एमिनो एसिड्स। D एमिनो एसिड्स और L एमिनो एसिड्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जो कि देख लीजिए। D एमिनो एसिड्स राइट साइड में NH2 तो D एमिनो एसिड्स, अगर लेफ्ट साइड में NH2 तो L एमिनो एसिड्स। ये जो कार्बन होता है वह क्या होता है, काइनल कार्बन होता है।
कायरल कार्बन होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो कार्बन, इस कार्बन का जो वैलेंसी है, चारों वैलेंसी, वो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई है। और वैसा ग्रुप जिसका कि चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई हो, वैसे कार्बन को बोलते हैं कायरल कार्बन। तो ये सब सभी कुछ बता चुके हैं पहले ही। क्लासिफिकेशंस ऑफ एमिनो एसिड्स की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स के आधार पे, तो एक होता है एसेंशियल और एक होता है नॉन एसेंशियल। कैरेक्टर के आधार पे हम एसेंशियल और नॉन एसेंशियल्स टू पार्ट में डिवाइड कर दिए एमिनो एसिड्स को। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल्स कहने का मतलब कि आप घर में बोलते हो, वो एक डायलॉग है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। अगर घर में एक बहुत बड़ा आदमी भी जन्म ले लिया, मतलब बहुत बड़ा आदमी क्या साइज में नहीं, बुद्धि में बहुत बड़े बड़े लोगों के जैसा अगर कोई घर में जन्म लिया, मान लो कि एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट जो है आपके घर में जन्म ले लिया, तो कहा जाता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, उसका कोई इज्जत नहीं है। लेकिन वही अगर बाहर का है तो उसका इज्जत है। वही यहाँ पर क्या होगा, डायलॉग यूज होगा भाई कैरेक्टर के आधार पे एक एसेंशियल और एक नॉन एसेंशियल। एसेंशियल कहने का मतलब क्या? एसेंशियल कहने का मतलब क्या? जो कि हमारे बॉडी में नहीं बनता हो, जो कि हमारे बॉडी में फॉर्मेशंस नहीं होता हो, those which cannot be synthesized in our body have to be provided externally। हमको बाहर से जो कुछ लेना हो, नहीं, बाहर से कुछ लेकर के हम अपने बॉडी में वर्क कराएं, हमारे बॉडी में वो चीज सिंथेसाइज नहीं हो, उसको बोलते हैं एसेंशियल। इस चीज को बात कर रहे हैं एमिनो एसिड्स की। कौन सा एमिनो एसिड्स हमारे बॉडी में नहीं है, इसको कि हम बाहर से लेकर के अपने शरीर के वर्किंग के लिए यूज करेंगे, उसको बोलते हैं एसेंशियल। और वैसा चीज जो कि आपके बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज्ड हो, वो नॉन एसेंशियल। जो हमारे बॉडी के अंदर खुद बाय खुद जो है अपने आप सिंथेसाइज हो रहा है, वो नॉन एसेंशियल। जो बॉडी के अंदर जो है सिंथेसाइज नहीं हो रहा है, वो एसेंशियल। घर के मुर्गी दाल बराबर। बस अब बात करते हैं सेकेंड नंबर के बेसिस पे कि कैसे क्लासिफाई किया गया एमिनो एसिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल नेचर। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर्स के आधार पे भी क्लासिफाई किया गया है। बात करें कि एसिडिक नेचर पे, बेसिक नेचर पे और न्यूट्रल नेचर पे कैसे डिवाइड किया गया है, तो देखिए ये जो है वो ग्रुप है किस चीज का, ये जो है वह अल्फा एमिनो एसिड्स है, एमिनो एसिड्स है। यहाँ पर आपको बता दें ये जो है COOH, ये क्या है, एसिडिक है। और ये जो NH2 एमाइन ग्रुप है, ये क्या है, बेसिक है। ठीक है, ये एसिडिक है और ये बेसिक है। ये जो R है वह रेसिड्यू ग्रुप होता है। यहाँ पे H भी लग सकता है, या तो फिर कार्बन चेन भी लग सकता है, या एक्सेट्रा और कुछ भी लग सकता है। तो ये एसिडिक है और ये बेसिक है। तो अगर एसिडिक, मान लीजिए कि एमिनो एसिड्स में NH2 जो है ज्यादा हो जाए, इसमें जो है NH2 जो है ज्यादा हो जाए, किससे, COOH से। तो NH2 ज्यादा हो जाएगा, तो जो एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन होगा, वो कौन सा एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन होगा, वो अलग एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन होगा जिसमें कि ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा। फिर से सुनिए आराम से, देखिए हम बोले कि ये एमिनो एसिड्स का स्ट्रक्चर है, ये COOH जो है वो एसिडिक है और ये जो एमीन ग्रुप है वो बेसिक है। तो बहुत सारा ऐसा भी हम R ग्रुप ऐड करके बताएं कि अलग अलग प्रकार से एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन होगा। अगर R की जगह पर ग्लाइसिन, R की जगह पर ग्लूटामिक एसिड्स, R की जगह पे एस्पेटिक एसिड्स, R की जगह पे एनिलीन, ये सब जो ग्रुप है एलिनिन, वो सब ग्रुप अगर R की जगह पे ऐड करेंगे तो नया नया एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर NH2 मतलब कि बेसिक कैरेक्टर, ऐसा एमिनो एसिड्स जिसमें कि बेसिक कैरेक्टर ज्यादा हो, मतलब कि NH2 ज्यादा हो, उसको बोलेंगे बेसिक, उसको बोलेंगे बेसिक प्रोटीन। और ऐसा एमिनो एसिड्स जिसमें कि एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो, मतलब कि COOH ज्यादा हो, वैसे को बोलेंगे क्या चीज, वैसे को बोलेंगे एसिडिक प्रोटीन। तो वही काम किए हैं कि जो एक
एसिडिक से, तो इसको बोलेंगे बेसिक प्रोटीन। बेसिक प्रोटीन क्योंकि इसमें ज्यादा क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी है। अगर बात करें कि बेसिक से भी ज्यादा अगर एसिडिक हो, एसिडिक नेचर हो, तो इसको बोलेंगे एसिडिक प्रोटीन्स। अगर बात करें कि एसिडिक और बेसिक जो है अगर दोनों इक्वल हो, तो इसको बोलेंगे न्यूट्रल प्रोटीन। क्या बोलेंगे, न्यूट्रल प्रोटीन्स बोलेंगे। तो वही यहाँ पर जो बेसिक नेचर है, मतलब कि जो NH2 है इसको Y से डिनोट कर दिए हैं, और जो एसिडिक है COOH है उसको X से डिनोट कर दिए हैं, और वही यहाँ पर डिनोशन हम दिखा दिए हैं, डिनोट कर दिए हैं कि अगर X ग्रेटर देन Y, then we call that acidic proteins. X is equals to Y, then we call that basic. नहीं, sorry. X is equals to Y. गलती हो गया ना, आपको बताया सही, लेकिन यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया है। देखिए गड़बड़ क्या हुआ है, यहाँ पर X is equals to Y नहीं, इसको कर दीजिए आप क्या चीज, न्यूट्रल कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर X is equals to Y रहने दीजिए, इसको वैसे ही रहने दीजिए, इसको वैसे ही रहने दें। एग्जाम्पल्स तो सही है ना, X is equals to Y, X is equals to Y। 1 मिनट देख लीजिएगा थोड़ा सा, हाँ गड़बड़ हो जाता है थोड़ा सा। अगर बात करें X is equals to Y, तो न्यूट्रल इसका एग्जाम्पल लिए और यहाँ पर बेसिक कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है, बाकी सब कुछ है। हाँ, तो हम यही बताएं कि X is equals to Y, then we call that neutral, और X less than Y, then we call that basic। ठीक है, ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल के नेचर के आधार पे क्लासिफिकेशन। और X किसको डिनोट किए हैं, नंबर ऑफ कार्बोनिल्स ग्रुप्स को, और Y डिनोट किया है नंबर ऑफ एमिनो ग्रुप्स को। तो ये हुआ आपका प्रोटीन्स का इंट्रोडक्शन। अगले क्लास में हम देखेंगे ज्यूटर्स आयन, और ज्यूटर आयन देखने के लिए ये चीज मस्ट था, तो इसको देख लिए, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।